नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका। आज की क्लास में हम टॉपिक है बहुत ही प्यारा, भारत का महान्यायवादी। ये भारत सरकार का एक वकील होता है जिस पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत में 5 से 6 मिनट में आपको इसके बारे में समझाऊंगा। इसके बाद जिन बातों को समझाऊंगा उन्हीं से संबंधित हम 10 क्वेश्चन आज की इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे जो रेगुलर आपके एग्जाम में आते हैं। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, यह वो टॉपिक है जिससे बार बार वनडे एग्जाम में रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा तो यह पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन है कि इसका अनुच्छेद क्या है। मैं यहीं पर लिख देता हूं कि महान्यायवादी का जो बेटा आर्टिकल है, जिसे आप कह सकते हैं अनुच्छेद, कि किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की चर्चा की गई है, तो वह है अनुच्छेद नंबर 76 यानी कि 76। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि यह होता कौन है, अनुच्छेद तो मैंने आपको बता दिया कि संविधान के आर्टिकल नंबर 76 में है। ये होता कौन है, तो आप अपने दिमाग में इस बात को सेट करो कि ये भारत का महान्यायवादी इक्वल टू भारत सरकार का वकील होता है। क्या होता है? भारत का यानी कि भारत सरकार का वकील होता है। ये आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। वकील का काम क्या होता है बेटा? जब कोई केस सरकार के विरुद्ध कोई दायर करे तो वह व्यक्ति जाकर सरकार की तरफ से प्रेजेंट हो, या किसी भी मामले में कानूनी सहायता लेनी हो, कानूनी सलाह लेनी हो, तो लोग अपने एडवाइजर के पास जाते हैं जिसके कानून के बारे में जानकारी हो। तो उसी तरह से भारत सरकार का भी अपना एक वकील होता है जो भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह उपलब्ध कराता है। देखो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं क्योंकि ये बार बार पूछी जाती है। जो 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन आपका कौन सा, इसका आर्टिकल क्या है। इसके बाद जो एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है, रेगुलर पूछा जाता है, वो ये है कि सर्वोच्च विधिक अधिकारी किसे कहते हैं। याद रखेंगे, सर्वोच्च विधिक अधिकारी। जी बेटा, यहां पे क्या नाम लिखा गया है? अधिकारी। और ये सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? तो वह भी होता है AGI यानी कि भारत का महान्यायवादी। हम इसे यही बताते हैं। साथ ही साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि यह प्रथम विधिक अधिकारी है। अब दोनों में थोड़ा सा हमें बात जाननी पड़ेगी क्योंकि रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें संविधान की, तो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 51 तक किसी व्यक्ति की कोई बात नहीं है कि कोई एक खास आदमी की बात हो। इंसान की बात है, मानवता की बात है, मनुष्यों की बात है, नागरिकों की बात है, भारत की बात है। आर्टिकल 52 में पहली बार चर्चा है बेटा राष्ट्रपति की। आर्टिकल नंबर 63 में पहली बार चर्चा है उपराष्ट्रपति की। किसकी चर्चा है? उपराष्ट्रपति की पहली बार चर्चा है। ठीक है। इसके बाद जो अगला कोई व्यक्ति आता है, 74 में आपके प्रधानमंत्री आते हैं। तो 75 में मंत्री परिषद आ जाती है। वैसे भी 74 में मंत्री परिषद है, 75 में भी मंत्री परिषद है। अब तक जितने लोगों के मैंने नाम लिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी हमारे देश के नागरिक हैं, प्लस हमारे देश के राजनेता हैं, हमारी सरकार के अंग हैं, और या चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। आप ऐसा मानकर चलिए। किसी भी अधिकारी की अब तक कोई चर्चा नहीं है आर्टिकल नंबर 75 तक। लेकिन जैसे ही आप 76 में आते हैं तो एक व्यक्ति की बात आती है, और वह व्यक्ति चुना गया नहीं होता है, वह सरकारी कामकाज के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है। और वह पहला व्यक्ति कौन होता है? वह पहला व्यक्ति होता है महान्यायवादी। मैं इसे क्यों कह रहा हूं प्रथम? क्योंकि सबसे पहले इसी अधिकारी की चर्चा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 है। तो अगर संविधान के सीक्वेंस में हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट से पहले इसका आर्टिकल यहां पे रखा गया है। और अधिकारी के रूप में, जज नहीं, अधिकारी, एक कार्यकारी अधिकारी के रूप में अगर पहले किसी व्यक्ति की चर्चा है तो वह व्यक्ति कोई और नहीं, महान्यायवादी होता है। पूरे देश में सबसे बड़ा विधि का जो सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाला व्यक्ति है वह भी AGI ही होता है। सुप्रीम कोर्ट अलग है। सुप्रीम कोर्ट एक न्यायालय है, वो सरकार की तीसरी स्थिति है। जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तो अलग अलग है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? AGI। प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। ये सभी है। अब इसके बाद
जो आपसे और ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि बताओ इसकी जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है, इसकी पद की व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हम संवैधानिक पद पर चलेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात और हम एक लाइन यहां पर जोड़कर लिख लेते हैं। बेटा आप याद रखिएगा कि भारत के जो प्रथम एजीआई थे, एजीआई मतलब महान्यायवादी, उनका नाम था MC सीतलवाड़, और ये जो है 1950 से आगे 1962 तक कार्य करते हैं। 13 सालों का कार्यकाल रहता है। इसका मतलब कार्यकाल का कोई निश्चित अवधि नहीं है। संविधान क्या कहता है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन MC सीतलवाड़ से इस बात का हमें पता लगता है। अगर हम थोड़ा सा क्रम में देखें तो अभी वर्तमान में, यानी कि आप आज का जो महीना मानकर चलिएगा, मार्च और फरवरी, ये 2 महीने हम लेते हैं अपने समझने के लिए। साल लेते हैं 2023, और इस समय जो AGI हैं वो हैं आपके वेंकट रमणी जी, R वेंकट रमणी जी। ये हमारे क्या है, 16वें, कौन से हैं, 16वें AGI जो हैं वो हैं वेंकट रमणी जी। के वेणुगोपाल 15वें थे और मुकुल रोहतगी जी आपके 14वें थे। तो अब तक कितने लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, तो अब तक नियुक्ति हो चुकी है 16 लोगों की, वेंकट रमणी जी के साथ 16वें व्यक्ति के रूप में है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओवरऑल मैंने आपको यहां तक कंप्लीट करा दिया, लेकिन कुछ और भी चीजें होती हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो आइएगा हम उसके बारे में भी थोड़ा सा फोकस करते हैं और बढ़ते हैं आगे इसमें अगले पॉइंट पर। अगला ये, अगर आप फोटो देखना चाहें तो फोटो यहाँ पे ये लगा हुआ है आपके AGI जो अभी वर्तमान में R वेंकट रमणी जी का। और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहें, जैसे योग्यता के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि योग्यता क्या है। एक बार पीछे लाइएगा भाई, वेरी गुड। अगर कोई भी व्यक्ति AGI बनना चाहता है तो AGI बनने की क्या योग्यता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन में बताया गया कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य। क्या होना चाहिए, अगर आप AGI बनना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात 5 साल कम से कम हाई कोर्ट में जज के रूप में रह चुका हो, या 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो, या राष्ट्रपति को लग जाए कि यह आदमी इंटेलिजेंट है, विधि का जानकार है, और इसे हम क्या बना सकते हैं, इसे हम भारत का AGI या भारत का सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम AGI के पद पर नियुक्त करते हैं। याद रखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आपके एग्जाम के लिए याद रखना होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता क्यों रखी जाए, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल जब भी सरकार का कोई भी केस आता है, उस केस के लिए सरकार को बार बार सदन के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता है, मतलब जज के सामने। अब मोदी जी क्या पूरे दिन फ्री बैठे हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति मोदी जी के खिलाफ केस कर ही रहा है? हर मामले में क्या सरकार डेली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी तो बाकी का कार्य कौन करेगा, विधायी कार्य कौन करेगा, या फिर कार्यपालिका के जो कार्य हैं उन्हें कौन संभालेगा? तो ऐसे मामले में हमने पहले से व्यवस्था बना रखी है कि कोई भी केस भारत सरकार के खिलाफ होगा तो उसे हैंडल करने के लिए एक हमने परमानेंट वकील रखा है, यानी कि महान्यायवादी जी रखे गए। हर कंपनी, हर संस्था का अपना एक वकील होता है, भारत सरकार ने भी रखा, और उन वकील को हम सम्मान में क्या कहते हैं, महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। यह मात्र एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे आर्टिकल नंबर 88 के तहत, यानी कि अनुच्छेद नंबर 88 के तहत सदन के, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के किसी भी बैठक में भाग लेने का, चर्चा में डिबेट डिस्कशन करने का पूरा अधिकार होता है। अगर मैं लोकसभा का सांसद हूं तो मैं राज्यसभा की बैठक में भाग नहीं ले सकता जब तक कि वहां से मुझे बुलावा ना आए। भाई साहब को किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, जहां चाहे लोकसभा, राज्यसभा, चाहे राज्यसभा में बैठक में भाग ले सकते हैं। इवन आर्टिकल नंबर 105 के तहत सांसदों को जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, आपको भी वे सभी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, और ये इनको छूट दी गई है। अच्छा, इनकी एक और नियुक्ति क्यों की जाती है आपको यहां पे मैं बता दूं। जैसे मान लीजिएगा मोदी जी ने कहा कि हमें समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करनी है, एक भाषण में उन्होंने बोला। अब
जनता जानना चाहती समान नागरिक संहिता है क्या, और सदन में क्वेश्चन उठाया गया। तो अब मोदी जी को भी कौन सा अनुच्छेद है ये नहीं पता। अब कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना उन्होंने याद कर रखा है, और मान लीजिएगा उन्होंने अपने महान्यायवादी जी से पूछ लिया हो तब तो याद हो जाएगा, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं। तब ऐसे मामले में क्या होगा, ऐसे मामले में वहां मौजूद होते और ये बताते हैं कि भाई अनुच्छेद नंबर 44 में समान नागरिक संहिता है, उसी की मोदी जी ने बात की थी। तो विधिक रूप से सरकार की सहायता के लिए, और जैसे कोई एक मामला बहुत पहले का है और उसमें हमें कानून बनाना है, कहीं कानून गलत ना बन जाए, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल नंबर 143 के तहत कोई भी सलाह मांग सकते हैं। अब सलाह मांगने राष्ट्रपति जी तो जाएंगे नहीं, तो भैया के हिस्से में पकड़ा दिया कि चले जाओ यार वहां पे सलाह मांग लाओ, लिखा पढ़ी कर लो। चूंकि इनको लिखने का तरीका पता है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के योग्य हैं, तो इन्हें तरीका पता है किस तरह से लेटर लिखना है, कैसे उसका रिप्लाई देना है, कैसे जवाब देना है, इसलिए इनको इसकी यहां पे नियुक्ति की जाती है। अब अगर इनके पास योग्यता किसके बराबर है, जज बनने के बराबर है सुप्रीम कोर्ट का, तो वेतन भी भैया सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही लेंगे। ऐसे थोड़ी ना है कि इधर उधर कुछ भी वेतन ले लेंगे, वेतन भी उतना ही मिलेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। वैसे तो हो सकता है आगे लिखा भी हो, वेतन भी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके समान होता है। अर्थात अभी की मैं बात करूं तो कितना होगा, 2.5 लाख रुपया प्रति महीने का होने वाला है। तो चलिएगा हम लोग आगे चलते हैं। योग्यता के बाद आगे जो चर्चा है, शायद वो चर्चा इस बात पे होगी कि इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। तो यहां पे मैं आपको लिख देता हूं बेटा, यहां पे पेन ले लेता हूं, मार्कर लिया, और याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 76 में इनकी नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है बेटा, याद रखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 76 में ये बात है। अब इसके बाद आगे चले, अगले क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करें। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या भाई, दिखा दो फटाफट, सिम सिम। शपथ, जैसे किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता तो शपथ कौन दिलाते हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। और अगर ये नहीं है या इनके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति जी नियुक्त करेंगे वो इनको क्या दिलाएगा, वो इनको शपथ दिलाएगा। तो ये तो आसान सा है आपको, लेकिन पता होना चाहिए, इसीलिए मैं लिख कर लाया हूं कि कोई पॉइंट रह जाए तो आपके लिए वो रह ना जाए, उस पर आप अच्छे से वर्कआउट कर सके। नियुक्ति के बाद जो हमारा अगला चीज है, वो अगला चीज क्या है, कार्यकाल कितना है। बहुत कंफ्यूजिंग है। अब इसमें जो कार्यकाल है याद रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एमसी सीतलवाड़ जी का 13 साल का कार्यकाल था, लेकिन नियमों के तहत जो आंसर है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या 6 साल या मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति को त्यागपत्र। यहां से हमें क्या बात पता चल गई कि ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। मैं आपको और समझा दूं, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है, ऑन द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, अर्थात जब तक राष्ट्रपति लड्डू देता रहेगा, सैलरी देता रहेगा, तब तक ये काम करेंगे। अदरवाइज किसी भी व्यक्ति को कभी भी हटाया जा सकता है। मुकुल रोहतगी जी को 14 से 17 रखा गया। इसके बाद आपके के वेणुगोपाल 17 से 22, 6 साल पूरा नहीं हो रहा है। और आपके 2022 अक्टूबर के महीने में आ गए आर वेंकटरमणी जी। तो इनमें से 2 लोगों का कार्यकाल 6-6 साल का पूरा नहीं हुआ। एमसी सीतलवाड़ जो पहले थे उनका कार्यकाल 13 साल का था। तो कुल मिला के मेरी कंपनी है, मेरी संस्था है, और मैं जब तक चाहूं तब तक किसी भी व्यक्ति को अपने यहां कानूनी सलाह देने के लिए रख सकता। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक रहेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हमें 6 साल वाला ढूंढना है, लेकिन इसका कोई विशेष महत्व तो नहीं है क्योंकि इस पर ज्यादातर फोकस किया नहीं जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर, और हमारा अगला पॉइंट क्या भाई, अगला पॉइंट जो होगा वो होगा कि इनके कार्य क्या हैं, कि ये कौन कौन से कार्य करते। तो यहां पे थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा। जैसे काम क्या है, सरकार का वकील होते हैं, ये सरकारी वकील। इनके कार्य क्या है बेटा, राष्ट्रपति
को सलाह देना, और राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया कार्य, जो भी राष्ट्रपति काम देंगे वह कार्य इनको करना पड़ेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगना, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगना, सुप्रीम कोर्ट से क्या करना, सलाह मांगना। आर्टिकल नंबर 143 आप यहां पे लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहां पे कुछ और नोट अलग से लिख देता हूं जो कि आपके लिए जरूरी है। वो क्या है, वो ये है कि यह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। आर्टिकल है इसका, संसद की कार्यवाही में भाग लेने का, अनुच्छेद है 88। आर्टिकल नंबर 88 के तहत ये सदन की कार्यवाही में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, डिबेट डिस्कशन में चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ 105 अनुच्छेद के तहत, 105 अनुच्छेद के तहत इन्हें संसदीय विशेषाधिकार भी प्राप्त है। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार मतलब कि जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हें कुछ अलग से अधिकार होते हैं सदन में बोलने का, बोलने के तरीके में, डिबेट डिस्कशन करने के, जो भी उनके अधिकार है, वेतन भत्ते, जो भी उन्मुक्तियां उनको प्राप्त होती हैं, वे सभी उन्मुक्तियां आप इनको भी प्राप्त होती हैं। तो कहीं ना कहीं इनको इस तरह से व्यवस्थित किया गया। रेगुलर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे मैंने आपके क्या कर दिए, यहां पे कंप्लीट करवा दिए। एक और चीज आती है इनसे रिलेटेड, वो ये आती है कि क्या आवश्यकता पड़ने पर यह निजी अभ्यास कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, हां ये निजी अभ्यास कर सकते हैं। निजी अभ्यास मतलब कि कोई दूसरा आदमी कोई केस दे रहा है, जैसे दो दलों के बीच आपस में लड़ाई हो गई, सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकते, ये बात याद रखना है। दो दल आपस में लड़ाई लड़ रहे तो किसी एक पक्ष से ये वकालत भी कर सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट अधिकारी नहीं होते। अटॉर्नी जनरल एक परमानेंट अधिकारी नहीं होता है। तो हां ये निजी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है। वो शर्त क्या है, वो शर्त है सरकार के विरुद्ध नहीं। काम क्या है, सरकार के विरुद्ध नहीं। सरकार के विरुद्ध ये वकालत का कोई केस नहीं लड़ सकते हैं। सरकार जो दे रही है उस पर इनको फोकस करना और वहीं पर यहां पे कर सकते हैं, मतलब निजी अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, मतलब जो टॉपिक्स थे, जो पॉइंट्स थे, वे मैंने आपके क्लियर करवा दिए। अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको क्वेश्चन करने, फटाफट अपन 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगर कोई चीज रह गई होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो आइएगा शुरू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन पहला, भारत में अब तक कितने महान्यायवादी नियुक्त किए जा चुके हैं। निसंदेह आपको पता होगा कि अब तक 16वें हैं, और 16वें का नाम क्या है, आर वेंकट रमणी जी इस समय हैं। 15वें के वेणुगोपाल और 14वें मुकुल रोहतगी जी थे। पहले MC सीतलवाड़ जी, और ये पहले विधिक आयोग के भी सदस्य थे, अध्यक्ष थे विधि आयोग के। तो पहला क्वेश्चन आपका हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो कोई भी महाभियोग की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति जिस दिन चाहे उस दिन काम खत्म। तो देखेंगे संसद में महाभियोग के द्वारा नहीं, महाभियोग नहीं, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर केवल राज्यसभा के प्रस्ताव से केवल लोकसभा, इनके दोनों के प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति कभी भी इनको हटा सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में असत्य है। गलत कथन आपको यहां पे बताना है। कौन सा कथन बताना है, गलत कथन बताना है। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, सही है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, सही है। इस पद के लिए चुने जाने लिए वह योग्यता होनी चाहिए जो कि एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए तय है। जब केंद्र सरकार बदलती है तो इसे भी त्यागपत्र देना पड़ता है, यह गलत है। और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता तो होनी ही चाहिए। देखो सरकारें चाहे तो पुराने वाले वकील को भी आगे कंटिन्यू कर सकती हैं, क्योंकि सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं होता, एक संस्था होती है, और संस्था कभी गलत डिसीजन नहीं लेती है। तो फिर इज्जत के साथ, इसीलिए 6 साल का कॉन्सेप्ट है कि भैया 6 साल तो बना ही रहने दो यार, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हालांकि इसका बहुत कम प्रयोग होता है।
हटा ही दिया जाता है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होगा, सही बात है। संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही बात है। उसे निजी विधायी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है। उसे क्या किया जा सकता है? उसे मतलब कि आपको ये वाला केस लड़ना, ये वाला केस नहीं लड़ना, तो निजी अभ्यास करने का तो उसे छूट होता ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा भी सही हो गया। विधिक कार्यवाही करने से रोका जा सकता है, तो उसको रोका जा सकता है, उसे कहा जा सकता है कि आपको ये वाला केस नहीं लड़ना, इस केस से आप दूर हो जाओ, यह सरकार के खिलाफ है। देन एक बार इसी क्वेश्चन को सी सही किया गया और एक बार डी सही किया गया है। सरकार डिसीजन के हिसाब से यहां पे चेंज आपको करना है। उसे निजी विधिक कार्यवाही करने से रोका जा सकता है, सरकार चाहे तो रोक सकती है। हालांकि यह कहा गया है निजी अभ्यास करने से उसे कोई रोक नहीं सकता। तो यहां पे जो सत्य है, आपको यहां पे सत्य लगाने हैं। तीनों ऑप्शन आपको सही लगाने हैं, तीनों ऑप्शन आपके सही है। अकॉर्डिंग टू मैं आपके पीसीएस बता रहा हूं, पीसीएस के क्वेश्चन के हिसाब से आंसर्स आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं? आइएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी संबंधित है, सही है। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी के संसद के दोनों समितियों में शामिल होने का, सही है। अनुच्छेद 105 भारत के महान्यायवादी की शक्तियां। अनुच्छेद 165 भारत के महान्यायवादी का वेतन, नहीं, महान्यायवादी के वेतन के बारे में यहां पे नहीं है, ये गलत है। और आपको जैसा 105 में बताया कि विशेषाधिकार प्राप्त ही है, तो इसके पास भी विशेषाधिकार होते हैं। बट आपका आर्टिकल नंबर 165 जो होता है वो महाअधिवक्ता का होता है। किसका होता है? महाअधिवक्ता का। महाअधिवक्ता मतलब जैसे केंद्र सरकार का वकील होता है वैसे राज्य सरकार का वकील होता है, उसका आर्टिकल होता है 165। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक ही थे, तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन इसमें रेगुलर पूछे जाते हैं वो मैंने आपके करवा दिए। मुझे दीजिएगा आज्ञा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टाटा बाय, टेक केयर।